हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 1 का पार्ट 7 लेकर आए हैं, जो कि है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पार्ट 6 में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है पार्ट 7 इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्ट 7 को हम आज डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, या इसको ढांचा भी कहा जाता है, कि किसी चीज का या किसी चीज को फ्रेम करना। लिखा है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर करता है किन किन एलिमेंट्स को। इसमें से फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी। एंड द सेकेंड एलिमेंट इज सोशल चेंज। सोशल चेंज मीन्स like growth of educational, health and housing facilities. So I discuss about economic change and social change. Economic change जिससे कि इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़े। तो हमारे देश की इकोनॉमी किन किन चीज़ों से बदलती है? पहला है आपका ट्रांसपोर्ट, सेकंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फिर पावर एंड एनर्जी। सोसाइटी के लिए बदलाव के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है? तो पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा हाउसिंग फैसिलिटीज, विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये जो इकोनॉमिक चेंज है और जो आपके सोशल चेंज है, ये फाउंडेशन का काम करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। Elements of infrastructural change during the British rule may be described as under. कुछ एलिमेंट्स दिए गए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उनको हम नीचे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेटा रेलवे। जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रेलवे की स्टार्ट किया। उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था, उसको हम देखते हैं। रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1815, यानी कि 1850 में रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। बाय डेवलप टू द ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन में प्रोड्यूस होते थे, उनको इंडिया तक लाने में, इंडिया के पूरे मार्केट में फैलाने में उन्होंने रेलवे का यूज किया। लिखा है आगे, डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। एंड जितने एरिया में ब्रिटिशर्स का राज था, उन सभी जगहों पे वो अपना गुड्स पहुंचाना चाहते थे, विद अ व्यू टू वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट। वो अपना एक मार्केट बढ़ाना चाहते थे। इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ब्रिटिश प्रोडक्ट का मार्केट इंडिया में बढ़ाना चाहते थे। However, introduction of railways is considered one of the most, यानी कि जो रेलवे था वो one of the most important contribution था ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा या कहें बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। फर्स्ट रेलवे। सेकंड, उन्होंने पोर्ट्स बनवाए। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। यानी पोर्ट्स बनवाए क्यों? कि ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ सकें और इंडिया से रॉ मटेरियल जा सके, इस वजह से उन्होंने पोर्ट्स बनवाए। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। लेकिन देखा गया कि जो इनलैंड वाटरवेज थे वो अनइकोनॉमिकल प्रूव हुए। फॉर एग्जाम्पल में जो कोस्ट कैनल बनाया गया उड़ीसा में, तो कोस्ट वाज बिल्ट
एट अ ह्यूज कॉस्ट, जो कॉस्ट बनाया गया उसमें बहुत ज़्यादा लागत खर्च हुई, लेकिन वो फेल हो गया वो compete विथ रेलवे को compete करने में, एंड वाज अल्टीमेटली एबेंडन, और ये कम्प्लीटली छोड़ दिया गया। फिर थर्ड इन्होंने जो किया, थर्ड जो एलिमेंट है वो है इनका पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ में हम देखेंगे कि आपको पता है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ या कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रिटिशर्स ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ की सुविधा स्टार्ट की, वॉट डेवलप टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी प्रशासनिक जो कार्य क्षमता थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया। डाउटलेस इट सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और इसका पर्पस जो था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है रूट्स। ब्रिटिशर्स ने रूट्स बनवाई कि रॉ मटेरियल इंडिया के हर कोने कोने से रेलवे या पोर्ट तक पहुंच सके, बट डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स, यानी पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचाया जा सके। देयर वर नो एफर्ट्स मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन पूरे रूरल इंडिया में डेवलप नहीं की गई सारी रोड्स को, जो कि रेनी सीजन में भी स्टार्ट रह सकें। एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन रूरल एरिया सफर्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, जब नेचुरल कैलेमिटीज यानी बाढ़ आ जाए या बारिश तेज हो जाए तो उनके लिए जो शहर वाली रोड होती थी या शहर तक पहुंचना, सिटी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ब्रीफली सम मोडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज नॉट डेनाइड, यानी कि ब्रिटिश राज में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज थे वो सभी अस्वीकृत थे। बट द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो मोटिव था इनका इन सभी चीज़ों को बदलने के पीछे वो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने का नहीं, बल्कि रेदर इट वाज टू फैसिलिटेट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, यानी इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करना और ब्रिटिश इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, ये इनका मेन मोटिव था। आगे लिखा कंसिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन बैकवर्ड, इस वजह से इसका जो परिणाम निकला कि इंडियन इकोनॉमी बराबर बैकवर्ड होती चली जा रही थी, इवन व्हेन इट एक्सपीरियंस सम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, जबकि कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज उसे देखने को मिल रहे थे या एक्सपीरियंस कर रहे थे। नेक्स्ट है वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया की कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तो उनको आप बताएं। तो लिखा है इसमें सर्टेनली नॉट, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो नॉट। क्यों? इफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज स्टडी विथ रेफरेंस टू मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, इनका जो मोटिव था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाना इंडिया के अंदर, द मोटिव वाज क्लियर एंड फोकस्ड, इट वाज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि उनके द्वारा इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करना। हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड यील्डेड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स देयर आर एज अंडर, इसके बावजूद कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स जरूर देखने को हमें मिलते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का जो है वो कॉमर्शियल आउटलुक हो गया। पहले जो किसान थे वो फूड क्रॉप को ही ग्रो करना पसंद करते थे या उगाना पसंद करते थे, अब उनका मोटिव हो गया किसके लिए कि वो भी कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करें। लिखा है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर, तो फोर्स्ड commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. True, but it also led to gradual change in outlook of the farmers, यानी कि उस टाइम पे सब्सिस्टेंस फार्मर्स थे जो अनसर्टेनिटी रहती थी कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंड होते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद
इसमें कुछ सुधार देखने को मिला। द फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन। अब फार्मर्स ने स्टार्ट कर दिया अपने मार्केट प्राइस को कंसिडर करना, उस उतने दामों में बेचना, कितना हमें प्रोड्यूस करना है कि वो प्रोडक्शन जैसे डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट सेकंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नई नई अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की आई, जैसे कि रेलवे का बढ़ना, रोडवेज का बढ़ना, ये ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। जब रेलवे को तो उठा के ले जा नहीं पाएंगे, रोड को ले जा नहीं पाएंगे, तो इससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उससे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ देखने को मिली। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस कंट्रोल हो गई क्योंकि रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज। यानी कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो तेज हो गया क्योंकि रोड थी, तो रोड की सहायता से आप कितनी भी दूरी वाली जो डिस्टेंस है वहाँ आसानी से आप पहुँच सकते हो। तो जो फेमाइंस वाले जो क्षेत्र होते थे वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल, इस वजह से जो फेमाइंस थी वो कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी सिस्टम चेंज हुआ। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो संक्रमण है, ट्रांजिशन हो रहा था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, वो अब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बदल गया। बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसमें क्या होता था, गुड्स चेंज विथ गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, गुड्स चेंज विथ गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु। आपने लोहा दिया, आपने फ्रूट्स खरीद लिए, आपने गेहूं दिए, आपने सरसों खरीद ली। मतलब एक्सचेंज का जो मीडियम था वो गुड्स टू गुड्स था। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और आज जो सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम आ गया एक्सचेंज का, उसने फैसिलिटेट किया किसको, डिवीजन करने में, लेबर को, स्पेशलाइजेशन को और लार्ज स्केल प्रोडक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अंग्रेज थे वो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सके वो सिखा के गए। तो लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व्ड एज द रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। जो पॉलिटिशियन प्लानर्स हैं वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आज अच्छे से कर पा रहे, वो ब्रिटिशर्स की ही देन है। ठीक, नेक्स्ट आंसर दिया आपको कि रेलवे के क्या क्या इम्पैक्ट्स इंडिया पर पड़े। तो दोनों इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो रेलवे की इंट्रोड्यूस किया गया 1850 में, लेकिन जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई वो चलाई गई 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। आगे लिखा है इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट में, रेलवे फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्रीज सोडा सिग्निफिकेंट राइज। सेकंड ईयर रेलवे फैसिलिटेटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स कुड बी मूव्ड to distant places. This implied a modest change in the outlook of the farmers. They started viewing farmers as a business rather than merely as a source of subsistence. यानी पहले सिर्फ खाने पीने के लिए ही उगाते थे, आज वो बिजनेस की पर्पज से भी उगाने लगे, क्योंकि रेलवे की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक हमारा गुड्स आसानी से पहुंच सकता है। रेलवे एनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। कितनी भी दूरी पे जाना हो तो रेलवे की सहायता से आप आसानी से कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हो। एंड अंडरटेक जर्नी टू फार ऑफ प्लेसेस। दिस प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी एमंग द कंट्रीमैन। नेक्स्ट दिया था फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फास्टर मूवमेंट हो गया फूड ग्रेन का, ओइंग टू रेलवेज हेल्पिंग कंट्रोल स्पीड ऑफ फेमाइंस, फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। कहीं भी भुखमरी हुए तो वहाँ तक आसानी से जल्दी पहुँचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी रेलवे ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करने में,
क्योंकि जो प्राइमरी गुड्स थे could then easily transported from field and farm to ports purpose of export to the British economy। क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत तेजी से हो रहा था। सेकेंड, फिनिश गुड्स कमिंग एज इम्पोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी could be easily transported to the interiors of the country for purpose of sale। और वहाँ से ब्रिटिश लोग इंडिया में फिनिश गुड्स लेके आ रहे थे और इंडिया के कोने कोने तक उसे पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिससे कि पूरा डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का कवर किया जा सके। Thus the speed of railway led to speed the domestic market for the British product। तो रेलवे ने बहुत तेजी से स्प्रेड किया डोमेस्टिक मार्केट को किसके प्रोडक्ट से, ब्रिटिश के प्रोडक्ट से। इसी वीडियो के साथ पार्ट 7 के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट सीरीज में हम अपना सेकंड चैप्टर लेके आएंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।